अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, दुनिया का कोई ख़ित्ता कोरोना की तीसरी लहर से महफूज नहीं। पाकिस्तान में भी कोरोना के मरीज़ों और इसकी अमवात में मुसलसल इजाफे के बाद पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जबकि सूबा सिंध में 6 से 16 मई तक शहरियों की नकलो हरकत महदूद रहेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर भी आज से पाबंदी आयद कर दी गई है और अब ये वाज़ेह है कि सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है अगर एहतियात ना बरती तो। दूसरी जानिब NCOC के मुताबिक अब तक कोरोना से 10 साल के 51 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। थर्ड वेव बच्चों के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इकराम, फिजिशियन एंड रिसर्चर, और इनके हमरा हैं अली जान साहब, PTI से इनका ताल्लुक़ है। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अली जान साहब का। अली साहब, बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब तो पहले मुकम्मल लॉकडाउन के हक़ में नहीं थे, लेकिन अब जो है वो पंजाब समेत KPK में लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसके नताइज मुस्बत सामने नहीं आए, क्या कहेंगे आप? रहीम, देखिए, जो लास्ट ईयर जिस वक्त हम कोविड में थे जी, वो सूरत हाल जो थी उसमें खान साहब का जो फ़ैसला था स्मार्ट लॉकडाउन करने का, वो उसके बहुत बेहतर नताइज सामने आए थे। क्योंकि खान साहब का जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो ये था कि किसी तरह गरीब का चूल्हा बंद नहीं होने दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। अगर हम उस पोजीशन में आज खड़े हैं, लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में हम नहीं थे जी। और उसमें खान साहब की जो पॉलिसीज़ थी वो हमेशा पाकिस्तान, आपने देखा होगा खान साहब की जो पॉलिसीज़ होती हैं हमेशा अवाम दोस्त और गरीब दोस्त होती हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह आम आदमी तक ऐसे असरात ना पहुँच पाएँ जिससे उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। तो लास्ट ईयर जो खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया तो बहुत अच्छा था और मीशत पर उसके अच्छे असरात मुरतब हुए थे। अगर हम उस वक्त भी टोटल लॉकडाउन करें, उससे अच्छी पोजीशन थी नहीं। कोविड की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी नहीं थी, ना हमारे सराउंडिंग में बेहतर थी। कोरोना इतना ख़तरनाक पोजीशन में नहीं था जैसा कि आज है, और इसलिए वो हमारे लिए बहुत अच्छा फैसला था खान साहब का और पाकिस्तानी अवाम के लिए कि उसके बेनिफिट अच्छे मिले थे पाकिस्तान को। अली जान साहब, फिर बात हुई कि स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत जब हमें थी तब हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, लेकिन अब क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग SOPs को फॉलो नहीं करे, उसके नताइज में मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम गए। असल में आप देखें कि जो आपके सराउंडिंग के अंदर जो एरियाज़ हैं जी, हमारा नेबर कंट्री, हमारा समझ लें भारत सबसे जो नियरेस्ट बॉर्डर कंट्री हमारा, उसकी जो सूरत हाल है बड़ी अलार्मिंग है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। ख़तरनाक सूरत हाल है। आप सब पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि जो लास्ट जब से कोविड आया है, जो सूरत हाल भारत में इस वक्त है वो दुनिया किसी कंट्री में नहीं हुई थी। साउथ एशिया का सबसे मुतासिर जो खित्ता है वो भारत है। सबसे ज़्यादा। अब उसके साथ आप देखें नई जो न्यूज़ चल रही हैं और जो खबरें आ रही हैं, मालदीव, भूटान, जी, नेपाल, उसमें भी कंडीशन बड़ी वर्स्ट होती चली जा रही है ना। तो इसका मतलब है कि जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्रीज़, उसमें अलार्मिंग पोजीशन हो सकती है। तो पाकिस्तान में जो इक़दामात लिए हैं मुकम्मल लॉकडाउन के, प्रिकॉशन समझ लीजिए आप कि अल्लाह ना करे वो सूरत हाल पाकिस्तान में आए, उससे बचने के लिए फैसला किया गया कि टोटल लॉकडाउन किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इकराम, ये भी बताइएगा कि थर्ड वेव बच्चों के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अब मुल्क में वाज़े कर दिया गया है कि ब्राज़ीलियन वेरिएंट के बाद अफ्रीकन वेरिएंट भी मौजूद है। तो ये जो वेरिएंट है इसके असरात बच्चों पे कैसे पड़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खतीजा जी। आपकी सवाल के जवाब के हवाले से ज़रूरी होगा कि हम पहले ये समझ लें कि वेरिएंट होता क्या है, वेरिएंट होता और वेरिएंट जो है वो किस चीज़ के नतीजे में डेवलप होता है। देखिए, ये बात याद रखिए कि दुनिया का कोई भी वायरस अगर हो, कोई भी वायरस हो, रिगार्डलेस वो कोविड का हो, पोलियो का हो, कोई और इन्फ्लुएंजा का वायरस हो जी, उसमें चेंजेस आते हैं। जब वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है तो वो कॉपीज़ बनाता है, जिस तरह फोटो कॉपीज़ होती हैं जी, या किसी फैक्ट्री में अगर कोई बर्तन या कोई कप, चाय का कप बन के निकल रहा है तो उसमें कुछ डिफेक्टेड आइटम्स भी होते हैं, राइट। बिल्कुल ठीक। और कॉपीज़ जब आप करते हैं फोटो कॉपीज़ पेपर्स की, तो कुछ गहरी होती हैं, कुछ लाइट होती हैं, कुछ टेढ़ी होती हैं, कुछ सीधी होती हैं। तो जब वायरस एक जिस्म में जाकर इतनी सारी कॉपीज़ बनाता है तो नतीजतन उसके एज अ रिज़ल्ट ये होता है कि उसमें चेंजेस पैदा होते हैं, उसके DNA में उसकी जीनियाती तब्दीली रोनुमा होती है वायरस में, ठीक है। और ये एक फितरी चीज़ है। और मैं आपको बताऊं कि रिसर्च ये कहती है कि सिर्फ कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसमें अब तक 4000 यानी 4000 तब्दीलियाँ, जीनियाती तब्दीलियाँ
4000 तब्दीलियां पाई गई हैं, रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। सो इस तब्दीली के अमल को कहते हैं म्यूटेशन, और इस तब्दीली के नतीजे में वायरस में जो जीनियाती तब्दीली होती है उसे कहते हैं वेरिएंट, यानी वायरस का एक नया यानी तब्दीली आ गई है वायरस में। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे हम इंडिया की अभी आपने बात की, तो इंडिया में यानी वेरिएंट जो होता है उसमें एक तब्दीली होती है, और जब एक से ज्यादा तब्दीलियां हो जाएं उसको कहते हैं स्ट्रेन। तो इंडिया में भी बंगाल स्ट्रेन जो है वो काफी पावरफुल है, और उसमें 3 तब्दीलियां, कम से कम ट्रिपल म्यूटेशंस हो चुकी हैं। सो जब कोई भी वायरस में तब्दीली आती है तो यू कैन नॉट से कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये कितना ताकतवर होगा, कितनी जल्दी, जब तक इस पे रिसर्च ना की जाए। एग्जैक्टली, और वो हो रही है अभी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हार्डली 1 साल हुआ है कोरोना वायरस को आए हुए अभी। अब आपकी बात का जवाब जो है कि बच्चों के हवाले से पूरी दुनिया में इसमें 2 थ्योरीज पाई जाती हैं। पहली थ्योरी तो यह है कि कोविड-19 अभी भी बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली उतने बुरे तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स जिस तरह बूढ़ों को और दूसरे लोगों को, बड़ों को कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में 2 चीजें पाई जाती हैं, यानी 2 थ्योरीज पाई जाती हैं। एक तो ये कि बच्चों में जो साइनसेस होते हैं, यानी जो नाक के पीछे छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो जो है वो इतने डेवलप नहीं हुए होते, जिसकी वजह से वायरस को वहां बैठने का मौका नहीं मिलता शिद्दत के साथ। ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो बड़े कम होते हैं बच्चों में, जिसके साथ कोरोना वायरस जाके बाइंड होता है, वो भी कम होते हैं बच्चों में। उसके बावजूद अब देखने में ये आया है कि जो पहली जो वेव थी उसमें तो बच्चों की कोई रिपोर्ट्स नहीं थी। बिल्कुल। सेकेंड वेव में ये हुआ कि अप टू यानी कि 20 साल से कम उम्र जो टीनेजर्स थे उनके कुछ केसेस पाए गए, और अब थर्ड वेव में ये देखने में आ रहा है कि 12 साल तक के बच्चे जो, और इवन 12 साल से कम उम्र बच्चे भी जो हैं, कुछ इन्फेंट्स जो हैं वो भी इससे मुतासिर हो सकते हैं, एडमिट हुए हैं, और उनकी कुछ डेथ्स भी हुई हैं। और इसकी यही अगेन इसका एक उसके यानी एक रीजन तो ये हो सकता है कि वेरिएंट बहुत पावरफुल है, उसमें अपना बिहेवियर चेंज किया, और दूसरा ये नजरिया भी पाया जाता है कि रिपोर्ट्स हो रही हैं, यानी बच्चों को बाकायदा उनके टेस्ट में इंक्रीज हुआ है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं बाकायदा, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि बच्चों में भी बीमारी हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, इस पे मजीद बात करेंगे, साथ ही भारत का जो वेरिएंट है अब वो भी नेपाल और कीनिया में पहुंच चुका है, इस पे भी मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। भारत के बाद नेपाल में भी कोरोना की मुस्बत शरह बढ़ती ही जा रही है। अली जान साहब की जानिब जाऊंगे। अली साहब, बताइएगा, अगर हम साउथ एशिया के खत्ते की बात करें तो साउथ एशिया इस मूजी वबा की लपेट में आ चुका है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की मईशत पे इसके कितने गहरे असरात पड़ सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त हमारी नेबर कंट्रीज़ में बन रही है और जो हो चुकी है, स्पेशली भारत में जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, वो तो बहुत ही क्रिटिकल और अलार्मिंग है। जी, ऐसे ही है। तो उसके लिए अब नेपाल, बाहर जैसे मैंने पहले कहा था कि नेपाल, थाईलैंड, भूटान, तो सार कंट्री जिसको हम कहते हैं तकरीबन वो सारी इसी लपेट में आ गई हैं। बिल्कुल ठीक है। साउथ एशिया में तो पाकिस्तान भी इसके अंदर एक समझ लीजिए कि बड़े ख़तरे से दो चार हो सकता है, अल्लाह ना करे। इसके लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको बैठ कर एक ऐसा अच्छा प्लान करें। अगर हम जो सियासी तौर पर बात करूँगा, मेरा क्योंकि ताल्लुक़ है PTI से, तो मैं ये कहता हूँ, और मेरी तो एक पैगाम, मेरा अपना ज़ाती जो पैगाम है और PTI की तरफ से जो मैं समझता हूँ कि यही मैसेज खान साहब का भी है कि वो सबसे पहले पाकिस्तान और सबसे पहले गरीब आवाम की बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की। उसमें चाहे गरीब आवाम मतलब जिसके अंदर तमाम मिडिल क्लास, अपर क्लास, एनीवन। तो बात यह है कि हमें तो अपने मुल्क को देखना है कि किस तरह हम पाकिस्तान को, जिस तरह अपने घर की हिफाजत करने की सोचते हैं, तो हमें पाकिस्तान की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। जो सूरत हमारे नेबर कंट्रीज़ में बन रही है, उसके लिए हमें एक जामा प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह हमने इस पर कंप्लीट लॉकडाउन किया, उसकी वजह से भी है कि अल्लाह ना करे हम सूरत हाल से दो चार हो जाएं कि जो सूरत हाल नेबर कंट्रीज़ में हो रही है, तो उसके लिए हमें पहले बारिश से पहले सूरत हाल जो दीगर कंट्रीज़ में हो रही है, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान में, तो अभी पाकिस्तान में हालात, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि काबू में हैं, काबू से बाहर नहीं है हालात? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर तो अल्लाह ताला का हम ख़ास शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के निस्बत अगर आप देखें और आप हमारे सराउंडिंग में नेबर कंट्रीज से तो बहुत, लेकिन इसके लिए एहतियात लाजमी है और इसके लिए प्लान की भी ज़रूरत है कि हम किस तरह मईशत जो हमारी है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन है वो किस तरह की है, हमारे क्या हालात हैं, तो उसमें हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम
ہمیں ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے کہ ہم غریب ملکوں میں شمار ہوتے ہیں, ہم پر بہت برڈن ہے, ہم پر بہت قرضہ ہے, تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے پروگرامز کو اس طرح ترتیب دینا ہوگا کہ ہم بینگ اے نیشن, ایک قوم بن کے ابھریں نا. انڈیویجول اگر ہم اس طرح تقسیم رہیں گے کہ گورنمنٹس کی بنیاد کے اوپر 18 امینڈمنٹس کے بعد بنیاد پر, تو وہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سود مند نہیں ہوگا. ہمیں اپنی معیشت کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے ہمیں یونائٹ ہونے کی اور امید کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے کوئی پلان بھی بنائیں گے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ نیچے کی جانب نہ آتی رہے اور اوپر کی جانب جاتی رہے. بالکل. دیکھیں خان صاحب, وزیر عمران خان صاحب پاکستان جو ہیں وہ دن رات اس بات میں اس کاوشوں میں لگے رہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. ابھی انٹرنیشنلی پاکستان کے اگر پیٹرولیم کی آپ پرائسز دیکھ لیں تو آپ دیکھیے کہ ایز کمپیئر ٹو ہماری یہی نہیں کنٹریز کی جن ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں اور انٹرنیشنل ریٹس کے اوپر دیکھ لیں تو پاکستان حکومت نے, پاکستان پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو بہت سپورٹ کیا ہے. اگر انٹرنیشنل پرائسز پہ آپ چلے جائیں گے تو ہمارا پیٹرول 160 روپے چلا جانا چاہیے تھا, لیکن جس سے ہم نے روکا ہوا ان حالات میں بھی. تو یہ خان صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ جو سوچتے ہیں اس قوم کے لیے نا, پاکستان کے لیے. ڈاکٹر اکرام یہ بتائیے گا کہ وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پیچو کا کہنا تھا کہ برازیلین اور افریقن ویریئنٹ جو ہے اگر اس سے کوئی شخص متاثر ہو سکتا ہے یا ہو جائے تو ویکسین کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا کہیں گے آپ؟ جی خدیجہ, اس میں میرے خیال میں ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا کہنے کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا, شاید اسے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہو, لیکن اس کا مطلب یہ تھا, ان کا مطلب یہ تھا کہ ویکسین لگوانے کے باوجود بھی کورونا کی کوئی بھی قسم ہو وہ آپ کو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو اصل, اور اس کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی اسی حوالے سے بیان آیا کہ آپ کو ویکسین ان اینی کیس مدد کرے گی. ایک خاص گولڈن پرنسپل یاد رکھیے, دنیا کا کوئی بھی وائرس ہو, کوئی بھی ویکسین, اس کے اگینسٹ کوئی بھی ویکسین ہو, ہمیشہ ویکسین لگوانا بہتر ہوتا ہے ویکسین نہ لگوانے سے. بالکل ایسا ہی ہے کہ خدا نہ خواستہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ اٹیک کر رہے ہوں کسی جگہ پر اور آپ کے پاس گارڈز ہیں لیکن ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں, رائٹ. سو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے پاس کون سا اسلحہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ بہت کوئی راکٹ لانچر لے کر آ رہے ہوں گے, وہ بڑی بڑی مشین گنز لا رہے ہوں گے, لیکن کیا ہم صرف اس بیسس پہ کہ وہ بہت خطرناک اسلحہ لے کر آ رہے ہیں کہ آپ گارڈز کو نہتہ کر دیں گے؟ سو آلویز ریمبر کہ a vaccine is always better than no vaccine. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, کراچی یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ ہے, کراچی انسٹیٹیوٹ آف بایولوجیکل اینڈ کیمیکل سائنسز, اس کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا. اس میں یہ بتایا گیا کہ جو یہاں پر ایک سروے کیا گیا اس میں اپ ٹو 70% یعنی پاکستان میں جو ویریئنٹ پایا گیا ہے کورونا وائرس کا وہ ہے یو کے ویریئنٹ, جسے کینٹ ویریئنٹ کہتے ہیں یا B117 ٹیکنیکل. لیکن اب افریقن ویریئنٹ, برازیلین ویریئنٹ بھی آ چکا ہے ڈاکٹر اکرام, تو یہ ویریئنٹ کتنی تیزی سے پھیلتا ہے؟ سو ساؤتھ افریقن اور برازیلین ویریئنٹ جو ہیں وہ زیادہ کنٹیجیس ہیں, لیکن امپورٹنٹ بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ جو ویکسینز دی جا رہی ہیں وہ کلی طور پر کام ہی نہیں کریں گی. اگین یاد رکھیے کہ ویکسین کوئی بھی ہو لگوانے کے بعد آپ کو اسٹل کورونا یا انفیکشن ہو سکتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات یاد رکھیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ویکسین لگوائی بھی اور آپ کو انفیکشن ہو بھی جاتا ہے تو وینٹیلیٹر میں جانے کے چانسز کم ہوں گے, جو علامات ہوں گی, سائنس اور سمٹمز ہوں گی, ان کی شدت میں بہت کم ہوگی. بھارت سے جو ویریئنٹ آ رہا ہے وہ اب کینیا میں بھی پایا گیا ہے اور یو کے میں بھی پایا جا رہا ہے, اس ویریئنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے, احتیاط کیسے برتی جائے اور یہ ویریئنٹ کتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے؟ جی, تو یہ جو انڈیا میں جو ویریئنٹ ہے بیسیکلی وہ اسٹرین ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ویریئنٹ جب اس میں اپنی شکل بدل دیتے ہیں, 3 دفعہ اس کی جو ہے وہ میوٹیشن ہو چکی ہے, 3 تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. بھارت میں بنگال ویریئنٹ پایا گیا جس کو بنگال اسٹرین کہا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو سب سے اگین امپورٹنٹ چیز یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے, اس کی ٹرانسمیشن بہت تیزی سے ہے. نہ صرف یہ تیزی سے پھیلتا ہے, یعنی فرض کریں کہ اگر یہ 4 لوگوں کو ہے تو پھر وہ صرف 4 تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ 8, 16, 32, 64 تک بات جائے گی. اور اس کی علامات بہت تیزی سے رونما ہوتی ہیں, جو اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے, اور سمٹمز وہی ہیں, سمٹمز کم و بیش وہی ہیں لیکن زیادہ شدید ہے. یہ اس میں بہت تیزی سے سمٹمز جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں, جیسے آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, سانس لینے میں پرابلم ہے, شارٹنس آف بریتھ ہے, یہ بہت تیزی سے رونما ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ شدت ہے. لیکن اگین دا گڈ نیوز از کوئی بھی ویریئنٹ کورونا کا کیوں نہ آ جائے, ہمیشہ یاد رکھیے 3 Ws جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 1, واچ فار ڈسٹینس, کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ہو. اجتماعی جو گیدرنگز ہیں اجتماعات سے پرہیز کیجیے. نمبر 2, واش یور ہینڈس, ٹھیک ہے, آپ کو ہاتھ جو ہے وہ فریکوینٹلی دھونے کسی سے ہاتھ ملانے کے بعد. اور 3rd چیز سب سے امپورٹنٹ, اگین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ویئر یور ماسک, ماسک پہنیے. یہ 3 چیزیں آپ کریں گے, 3 Ws کریں گے تو آپ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ تعالی
आप वेरिएंट से चाहे कोई भी स्ट्रेन हो आप वेरिएंट हो बच महफूज सकते रहेंगे हैं। अली जान साहब ये बताइएगा, लॉकडाउन तो लगा दिया गया है लेकिन कुछ ऐसी इतलात भी मौसूल हमें होती हैं कि कानून नाफिज करने वाले अहलकार जो हैं वहाँ पे रिश्वत का बाज़ार गर्म हो जाता है। बज़ाहिर जो हैं वो दुकानें बाहर से बंद होती हैं लेकिन अंदर से कारोबार चल रहा होता है, और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हमने देखा, इससे कबल भी जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें भी कुछ ऐसी इतलात मौसूल हो रही थी। तो हुकूमत इन तमाम तर चीज़ों को कैसे देखेगी, चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा? देखिए, बात यह है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं हमारे, तो वो जो उनकी गुज़िश्ता कारकर्दगी रही है हमेशा की, तो उन पर कितना चेक एंड बैलेंस रखा गया। जी जो हमारे बाकी इदारे हैं, जैसे कि आप फूड्स के हवाले से ले लें, अगर हम सेहत की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम हमारा सेहत पर है, जी और जो सूरत हाल है हमारी अलार्मिंग कोविड की वजह से, तो आप देखें आपके यहाँ फूड इंस्पेक्टर भी हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन भी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स का हाल है, जी जो हमारी बेकरीज़ का हाल है, जो चीज़ें हम खा रहे हैं और इस कौम को खाने पर मजबूर है, जी उसके लिए जो लोग हैं वो तनख्वाहें तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ काम क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं होता। तो जो सूरत इस पर नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहीं हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अपने ज़ाती तौर पर कि जो मैंने खुद देखा है कि लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिसको आप नाम जिसका लें, पुलिस, रेंजर्स, जो भी हैं, क्योंकि शहर में तो यही दो हमारे काम करते हुए नज़र आते हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी इस वक्त, तो वो मैं समझता हूँ कि अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहीं का कोई SHO, कहीं कुछ पुलिस एहलकार, लेकिन कुछ ऐसी इतलात भी अली जान साहब मौसूल हुई थी कि बज़ाहिर हम देखते हैं बाहर से दुकानें बंद होती हैं और अंदर से जो है वो कारोबार चल रहा होता है। मैंने कहा ना कि मैंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में देखा, पूरा लास्ट है हमारा जो इस वक्त रमज़ान तकरीबन एंड पर है, आखिरी इशरा हमारा चल रहा है, जहन्नुम से छुटकारे का अल्लाह पाक हमें जहन्नुम से छुटकारा नसीब फरमाए। तो बात यह है कि इसमें मेरे मुख्तलिफ इलाकों में हमारी जो है इफ्तार पार्टीज हुई, उसके अंदर हमने उसका ख्याल किया, लोगों को एजुकेट किया कि उसके अंदर जो है ना आप कोविड की जो चल रही है हमारी, उस पर अपना सख्ती से अमल करें, डिस्टेंस के ऊपर, चेक एंड बैलेंस का जहाँ तक है, उसमें यह था कि मैंने बहुत इलाकों में देखा कि काफ़ी जगह पर सख्ती से पाबंदी होती हुई नज़र आई मुझे। कुछ जगहों पे मैंने खुद भी लास्ट नाइट भी मैं था, तो काफ़ी कुछ रियासत में गुजरा, उसमें था कहीं कहीं लेगनेंसी होती है, लेकिन ये अगर कंप्रेहेंसिव आप देखें तो गवर्नमेंट काम कर रही है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी आयद होती है। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कैनेडियन हुकूमत बच्चों को वैक्सीन लगाने वाला पहला मुल्क बन चुका है। इसके अब तक कितने ट्रायल्स हुए हैं और ये वैक्सीन लगाने का जो अमल है ये कितना मौसर साबित हो सकता है, बात करेंगे। डॉक्टर इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इकराम, कैनेडियन हुकूमत पूरी दुनिया का पहला वाहिद मुल्क बन चुका है जो अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाएगा, क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा फैसला है। फाइज़र की वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, स्टडी हुई थी, तहकीक हुई थी 12 से 15 साल की उम्र तक के बच्चों पर, और नतीजतन ये बात सामने आई कि फाइज़र की वैक्सीन जो है वो बहुत इफेक्टिव है, सेफ़ है, महफूज है। और याद रखिए कि ऑल्दो के बच्चे कम बीमार होते हैं, बज़ाहिर उनमें अलामात कम होती हैं, लेकिन ये बात हरगिज़ ना भूलिए कि बच्चे स्टिल इन्फेक्ट होकर फैला रहे होते हैं, ऑल्दो के वो बीमार नहीं लगते। और ऐसा पेशेंट ज़्यादा ख़तरनाक होता है जो बीमार ना लगे और फैलाता रहे। सो अगेन बहुत अच्छा फैसला है। दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना का ट्रायल जारी है बच्चों पर। कनाडा में इसलिए फैसला किया गया कि उनके पास ये रिकॉर्ड था, उनके पास ये डाटा था कि जितने भी बच्चे अस्पताल में, जितने भी पेशेंट्स एडमिट हो रहे थे अस्पताल में, उनमें से 20% बच्चे थे अलामात के साथ। सो उन्होंने कहा यकीनन बच्चे जो हैं ना सिर्फ बीमार हो रहे हैं बल्कि फैला भी रहे हैं। सो वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। और फाइनली मैं ये समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे यही डिसाइड किया जाएगा कि तमाम वैक्सीन जो हैं वो बच्चों को लगाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक। अली साहब, वी हैव 30 सेकेंड्स, क्या कहेंगे आपके इस चीज़ SOPs को फॉलो करना कितना अहम है हमारे लिए? देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त कोविड की है, बहुत पावरफुल कोविड ये वायरस हमारे पास मौजूद है इस माशरे में, इसकी तो बहुत ज़रूरत है। ये जो लॉकडाउन लगाया गया, मुकम्मल लॉकडाउन जो किया गया, उसकी वजह से भी यही थी
کہ عید کی چھٹیوں کے اندر جس طرح ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ رش اور کراؤڈی پلیسز ہوتے ہیں، اسی لیے تمام جو سیاحتی مقام تفریحی مقامات ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کو SOPs پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ اللہ نہ کرے ہم بڑی الارمنگ صورت ہے دوچار ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی جان ہمارے ساتھ موجود اور ان کے ہمراہ تھے ڈاکٹر اکرام۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔